वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज हम लोग सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता समय के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इसके जो संक्षेप वाले प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पहला ही है कि संक्षेप में उत्तर दो। आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। कविता के कवि कौन है? सर्वप्रथम इस कविता के कवि का नाम पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले से ही कवि का नाम लिख रखा है ताकि आप समझ पाए कि कविता का नाम है समय और इसके रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। तो उत्तर क्या है? इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवि ने किसके बिगड़ने की बात कही है? तो उत्तर देखिए, कवि ने समय की बिगड़ने की बात कही है कि जब तक अच्छा समय है, वो अवसर है, तब तक तो हम अपने कार्य को कर सकते हैं, परंतु यदि एक बार समय चला गया तो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। तो कवि ने समय के बिगड़ने की बात कही है। तीसरे प्रश्न को देखिए, हमें अपने पर क्या रखना चाहिए? सर, हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए कि हम सही कार्य को सही समय पर समाप्त कर सकते हैं। हम अपने सभी कार्यों को विश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी संदेह मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि विश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, हमें क्या बनना चाहिए? आइए उत्तर देखते हैं। हमें वीर बनना चाहिए, क्योंकि वीर ही व्यक्ति होते हैं जो सही समय पर अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के बाधाएं रोक नहीं पाती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें वीर बनना चाहिए। पांचवें प्रश्न को देखिए, क्या व्यर्थ चला जा रहा है? उत्तर देखिए, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। कवि के अनुसार मनुष्य जो है वो अपने समय को नष्ट कर रहा है, और समय को नष्ट करने के कारण उसे पता ही नहीं चल रहा है कि प्रतिपल प्रतिक्षण उसका जीवन जो है वो व्यर्थ चला जा रहा है और वह उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। छठे नंबर प्रश्न को देखिए, किसे नष्ट करके हमें दुख मिलेगा? उत्तर, समय को नष्ट करके हमें दुख मिलेगा, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। इसीलिए कवि ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समय को नष्ट करके हमें दुख ही दुख प्राप्त होगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, हमारे बचपन का समय कैसा होता है? उत्तर, हमारे बचपन का समय अत्यधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि बचपन का ही समय होता है जिसमें हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, नई नई चीजों को सीख सकते हैं, संसार में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं उन्हें जान सकते हैं, कुछ अच्छा निर्माण कर सकते हैं। परंतु यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर दे तो हमारा यह मूल्यवान जीवन और मूल्यवान क्षण निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कवि के अनुसार बचपन का जो समय होता है वह सबसे अधिक मूल्यवान होता है। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। हम किस तरह सुख पाएंगे? देखिए, यदि हम समय का सदुपयोग करें, यानी कि उचित उपयोग करें, तो हम सुख प्राप्त कर पाएंगे। केवल समय का सदुपयोग करके सही समय पर सही कार्य को करके हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। के बाद का प्रश्न देखिए, समय खोकर हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, समय खोकर हमें केवल दुख एवं कष्ट प्राप्त होगा। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कई बार स्कूल का होमवर्क करते हुए या फिर स्कूल जाते वक्त देरी हो जाता है, समय निकल जाता है, तो फिर आपको कितनी घबराहट होती है, कितनी परेशानी होती है। तो यही बात कवि भी कह रहे हैं कि समय यदि निकल जाएगा तो फिर आपको केवल दुख एवं कष्ट होगा। इसलिए सभी कार्यों को उचित समय पर करना
अत्यधिक आवश्यक है। तो बच्चों इसी के साथ ये संक्षेप वाले प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अब हम लोग दूसरे बड़े प्रश्न है उसे देखेंगे। यह देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। सबसे पहला प्रश्न, कविता में कवि किसकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं? उत्तर देखिए, कविता में कवि समय की उपयोगिता, ठीक है, समय की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय अत्यधिक उपयोगी है और उचित समय पर उचित कार्य करना अत्यधिक आवश्यक है। के बाद का प्रश्न देखिए, समय को व्यर्थ क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर करना होगा, समय को व्यर्थ क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, या फिर हाँ, समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए? तो देखिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि समय अत्यंत ही मूल्यवान होता है। एक बार चले जाने के बाद लौट कर नहीं आता। जो समय एक बार चला जाएगा वह वापस लौट कर कभी नहीं आएगा, इसलिए समय को कभी भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, यह अत्यंत ही मूल्यवान होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, उद्योगी किसे कहेंगे? उद्योगी बनने के लिए तुम क्या करोगे? उत्तर देखिए, उद्योगी परिश्रमी व्यक्ति को कहेंगे। परिश्रमी व्यक्ति यानी मेहनती व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और उद्योगी बनने के लिए समय का सदुपयोग करेंगे। समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, उचित समय पर उचित कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी परिश्रमी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद के प्रश्न को देखिए, काम ना करने के बहाने मनुष्य से कौन करवाता है? उत्तर देखिए, काम ना करने के बहाने मनुष्य से आलस करवाता है। आलस ही वह चीज है जो व्यक्ति को सही समय पर सही काम नहीं करने देता है। और अक्सर हम क्या करते हैं, अपने काम को कल पर टाल देते हैं। आलस के कारण ही हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं कर रहा, कल करेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो इस तरह आलस के कारण ही हम अपने काम को हर वक्त टालते रहते हैं। तो सारे बहाने कौन करवाता है हमसे? आलस। ठीक है, के बाद देखिए, काम को टालते रहने से क्या होता है? ये प्रश्न है कि काम को टालते रहने से क्या होता है? उत्तर, काम को टालते रहने से समय भी व्यर्थ चला जाता है। यदि आप काम को टालते रहेंगे, मान लीजिए आपको कोई काम शाम को 6 बजे करना है और आपने उस काम को टाल दिया तो समय भी चला गया और काम भी पूरा नहीं हुआ, और काम भी कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें सही समय पर कार्य को कर लेना चाहिए। बाद का प्रश्न देखिए, मनुष्य समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है? सदुपयोग यानी उचित उपयोग। तो देखिए, उचित समय पर उचित कार्य करके मनुष्य समय का सदुपयोग कर सकता है। तो समय का सदुपयोग करने का सीधा अर्थ यही है कि आपके लिए जो कार्य निश्चित किया गया है उसे सही समय पर पूर्ण करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। सारांश यानी पूरी कविता में जो बात कवि ने कही है उसे आपको संक्षेप में बताना है। आइए उत्तर देखते हैं। या राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता समय में कवि ने समय के महत्व को बताया है। मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय है, और जब तक व्यक्ति के पास समय है तब तक उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं होता। यानी जब तक मनुष्य के पास समय है तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि मनुष्य जो भी कार्य करे उसमें अपने मन को लगा दे, किसी भी प्रकार का संदेह अपने मन में ना रखे, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। कवि ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि मनुष्य के जीवन की जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वह है समय, और एक बार जो समय चला जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी संदेह ना करे, बल्कि अपने कार्य को पूरे विश्वास के साथ पूरा करे।
कवि के अनुसार व्यक्ति को वीरों की भांति खड़े होकर जग में कुछ नाम कमाना चाहिए। कवि पुनः बताते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को कहीं भी अवसर मिल जाता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो बच्चा परिश्रमी होता है, उसे कहीं भी अवसर मिल जाता है, कहीं भी मौका मिल जाता है, वह अपने काम को भीड़ में भी बैठकर पूरा कर लेता है। तथा समय नष्ट करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी व्यक्ति समय नष्ट करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यह आलस ही है जो मनुष्य से तरह तरह के बहाने करवाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, आलस के कारण ही हम अपने काम को कल पर टाल देते हैं। आज मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। आज हाथ दर्द हो रहा है, कल उत्तर लिखेंगे। इस तरह तरह के बहाने कौन करवाता है? आलस करवाता है। इसलिए मनुष्य को सभी कार्य कल पर ना डालकर आज ही कर लेना चाहिए। कवि पुनः सचेत करते हैं, फिर से बताते हैं कि विद्यार्थी जीवन सबसे सुंदर समय होता है। यदि इसका सदुपयोग नहीं किया गया तो सदैव पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम भी सुखी हो एवं संसार भी सुखी बने। तो ये इस कविता का सार संक्षेप है, जिसमें कवि ने स्पष्ट तौर पर समय के महत्व को बताया है। बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में यदि आपको कुछ भी प्राप्त करना है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसमें सबसे अधिक आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक, आपको आलस का त्याग करना होगा, और दूसरा, सही समय पर अपने कार्य को पूरा कर लेना होगा। इन दो बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आप सदैव सफल बनिएगा। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए आपके सामने, वाक्यों को पढ़ो और काल निर्णय करो। ठीक है, यानी यहाँ ये 3 वाक्य दिए गए हैं। इन 3 वाक्यों को पढ़ के आपको बताना है कि ये कौन से काल में लिखे गए हैं। तो बच्चों, काल कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य तौर पर कहें तो काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हमें इन तीनों वाक्यों को इसी आधार पर देना है। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य, मेरा समय व्यर्थ बीत गया। बीत गया यानी जा चुका है। तो जो चीज जा चुका है उसे हम किस काल में देखते हैं? उसे हम भूतकाल में देखते हैं। ठीक है, यहां आप लिख दीजिएगा भूतकाल। अब ये देखिए दूसरा वाक्य, बहुत अच्छा समय चल रहा है यानी अभी भी ये काम हो रहा है। तो इसे हम किस काल के भीतर डालेंगे? वर्तमान काल। ठीक है, जो कार्य चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल के भीतर डालते हैं। इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, वार्षिक परीक्षा आने वाली है। ठीक है, मतलब अभी तक आई नहीं है या हुई नहीं है, बल्कि यह आने वाली है, कुछ दिनों के बाद संपन्न होगी। इस तरह के वाक्य को हम लोग भविष्य काल के भीतर डालते हैं। भविष्य काल। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि जब कार्य बीत जाता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं, जब कार्य चल रहा होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूं, तो ये जो काल है वह वर्तमान काल है। कल मैं पढ़ाऊंगी यानी आने वाले कल में पढ़ाऊंगी, तो ये भविष्य काल हो गया। और मैं कल पढ़ा चुकी यानी खत्म हो गया है ना, तो वहां पर भूतकाल होता है। ये ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। शब्दों की वर्तनी। ठीक है, वर्तनी यानी स्पेलिंग, वर्तनी शुद्ध करो। ये जो शब्द है इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उसे हमें शुद्ध करना है। सबसे पहला शब्द है जीवन। इस जीवन में ज में बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, जब हम जीवन लिखते हैं तो जीवन में बड़ी ई की मात्रा होती है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है, तो ये गलत है और ये वाला सही है। अब देखिए, बिगड़ा में, बिगड़ा जो शब्द है उसके भीतर छोटी ई की मात्रा होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तनी गलत है, मैं उसे सही कर रही हूँ। यहाँ पर चीत लिखा हुआ है, चीत नहीं होता है,
व्यक्त होता है। इसी तरीके से संदेह में आधा न होता है, तो हम इस तरह लिखते हैं, देखिए संदेह, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए बर्थडे लिखा हुआ, बर्थडे, बर्थडे, ये ड बन गया है, तो ये ड नहीं होगा, अड़ होगा, तो बड़े, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे के वाक्य को देखते हैं। देखिए सु माने अच्छा और कु माने बुरा। जैसे सुसमय, देखिए यहाँ पे सु है और इसको जोड़कर सुसमय एवं कुपथ, इन दो उपसर्गों सु और कु को लगाकर 4 नए शब्द बनाओ। बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी, ये आपको स्वयं मुझे बताइए, इस पाठ में भी मिल जाएगा और आप ये कर सकते हैं। जैसे सुअवसर, सु अवसर, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, क्रूर लिख सकते हैं, इस तरह के आप शब्द बना सकते हैं, तो ये आप स्वयं बनाइएगा। इसके बाद देखिए ये विपरीत शब्द की अब हम अगर बात करें तो विपरीत शब्द में देखिए सुसमय, सुसमय के लिए आप यहाँ पर सुसमय का बदल क्या होगा, कुसमय, ठीक है, कुसमय यानी बुरा समय, ठीक है। अब इसी तरीके से विश्वास का अंधविश्वास, अंध विश्वास, आलस का, एक मिनट, ये विश्वास में तालव्य श होगा, ओके, मैं इसे फिर से ठीक से लिखती हूँ। यहाँ पर विश्वास का अंध विश्वास, आलस का परिश्रमी, परिश्रमी, इसी तरीके से सुख का दुख, संदेह का विश्वास, बिगड़ा का सुधरा। तो ये कुछ लोम शब्द हो गए हैं। अब ये वाला हो गया है, अब ये वाला स्वयं से करके बताइएगा, खोजने की प्रयास कीजिएगा, इस पाठ में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आशा है कि आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये वाला एक नीचे देख लीजिए। हालांकि अगर आपने कविता पढ़ी होगी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कविता के भावार्थ को बताया था, यदि आपने उस भावार्थ को किया होगा, समझा होगा, तो आप इन पंक्तियों के भावार्थ को स्वयं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। पहली पंक्ति, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, ठीक है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। चित्त शब्द का अर्थ क्या होता है, मन, तो हम इसका भावार्थ क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका भावार्थ हम लिख सकते हैं, कवि के अनुसार, ठीक है, अनुसार मनुष्य को जो भी काम करना है उसमें पूरा मन लगा देना चाहिए, ठीक है। ये इसकी भावार्थ हुई, इस पंक्ति की भावार्थ हुई, यानी इस पंक्ति का पूरा अर्थ बताया गया। इसी तरीके से यह देखिए,
देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। इसका क्या लिखेंगे? इसका हम लिख सकते हैं जैसे मनुष्य को सचेत होकर देखना चाहिए कि व्यर्थ के कार्यों के कारण उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसका उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ 3.2 का पूरा उत्तर, तो आप देख लीजिएगा इसको। कारण उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, अब 3.3 का देखिए यहाँ पर, आलस ही करा रहा ये सभी बहाने। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कवि के अनुसार हम लिखते हैं, कवि के अनुसार आलस के कारण ही मनुष्य अपना समय एवं जीवन दोनों नष्ट कर रहा। ये हो चुका है। अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न, कि खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रही हूं, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो कवि के अनुसार या फिर कवि हमें सचेत करते हैं कि समय को बेकार नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो ये इसकी पूरी व्याख्या हो गई इन भावार्थ की। यदि आपने कविता पढ़ा होगा तो वहां पर भी आप भावार्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस पाठ के जो मेन प्रश्न उत्तर थे वह बता दिया गया है। मैं इस वीडियो के लिंक में इस कविता की जो व्याख्या की गई है उसे भी दे दूंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। इसी के साथ धन्यवाद।